नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों को एक बार फिर कहा है कि गर्मी में किसी भी सूरत में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। सभी पावर प्लांट नियमित संचालित हों, गैस आधारित प्लांट से भी बिजली उत्पादन करें, भले ही महंगी गैस खरीदनी पड़े। सीएम बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट्स व कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इसी बीच ऊर्जा विकास निगम के एमडी ओम कसेरा ने जून में डिमांड के अनुरूप बिजली उपलब्ध होने का दावा किया, लेकिन मई में करीब 127 मेगावाट बिजली की कमी की स्थिति बता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला जातिगत जनगणना को लेकर सामने आया। सरकार ने जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। चित्तौड़गढ़ बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ कि मोदी सरकार ने पिछले लगभग 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। उसमें कल की कैबिनेट का फैसला भी ऐतिहासिक है। मैं सोचता हूँ कि लंबे समय बाद बाकी कांग्रेस की कई वर्षों तक सरकारें आई और चली गई, लेकिन देश की जनता को सिर्फ नारे और वादे किए, काम कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है और कल की कैबिनेट का फैसला भी ऐतिहासिक होगा। मैं सोचता हूँ इस देश में देश की जनता भी आदरणीय मोदी जी का इंतजार कर रही थी। चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे वक्फ बिल हो, 3 तलाक का कानून हो, चाहे ये जातिगत जनगणना हो, ऐसी कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। उसमें कल का फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। ये कदम लंबे समय से उठ रही मांगों के मद्देनजर लिया गया है, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। इस दौरान राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस फैसले को राहुल गांधी का संघर्ष बताया। ये जो बार बार बोल रहे थे, उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था कि देश के हित के अंदर है, ये देश हित के अंदर। और मैं समझता हूँ उसी रूप में इस को लेना चाहिए हमें। इतना जबरदस्त दबाव पड़ा सरकार पर, आखिर में उनको और इसका सबने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और अब ये तो एक स्टेप है। 50% का जो राइडर है वो ख़त्म करने के बाद भी राहुल कह रहे हैं कि 50% का राहुल जो है वो भी ख़त्म हो। जो शिक्षा ये आर्टिकल 15(5) उसके अंतर्गत जो है प्रोविजन, समय आ गया कि उस पर भी सरकार आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, तो कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। देखिए, आज जो केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है, ये डिमांड हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी काफी समय से उठा रहे थे। वो चाहते थे कि जो सामाजिक जो संरक्षण है इस देश की, वो इस प्रकार से बनी हुई है, उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। तो सब लोग मिलके अगर उसमें काम करेंगे, सब लोगों को बराबर हिस्सा रहेगा, तो देश और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। जब राहुल जी ने ये बात रखी थी, उस समय सत्ताधारी दल ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे खुशी है कि आज उनकी बात को माना गया है और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। उनके लिए मैं धन्यवाद। आज केंद्र सरकार ने जनगणना कराने के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने के निर्णय लिया है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब सब यही कह रहे थे कि इस देश में जातिगत जनगणना जरूरी है, जिससे SC ST का जो आरक्षण है वो आरक्षण उसकी जनगणना से अगर कम मिल रहा है तो उसको ज्यादा मिले। OBC जो है या बैकवर्ड क्लासेज जो जनरल के लोग हैं, उनको कहाँ दिक्कत है, कहाँ उनको बजट का कैसे सदुपयोग हो, इस बात के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और राहुल गांधी जी ने कहा था जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार है और जो हम पिछड़ों को, जो दलितों को आगे लाने की हम बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसकी पालना नहीं होगी। तो जो बीजेपी, जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो कहते थे ये तो अंग्रेजों की तरह फूट डोलो, राज करो, जातियों का जहर घोलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आज
उनको राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की बात को मानना पड़ा। जातिगत जनगणना भी होगी और SC, ST, OBC जो बैकवर्ड EWS है, उन सबको जो उसका अधिकार है, जितनी उनकी भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। ये जो न्याय है, ये न्याय मिलके रहेगा। ये आज राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो केंद्र सरकार को मानना पड़ा है। मैं समझता हूं कि जब राहुल गांधी जी ने इस देश में चेताया था, जब कमियां बताई थी, उस पर जहां ध्यान नहीं दिया वहां हमें नुकसान हुआ, देश को, लोकतंत्र को नुकसान हुआ। और जब बात मानी है तो उसके बाद में उसमें फायदा हुआ है। तो ये जो निर्णय किया गया कि ये राहुल गांधी जी और पूरे देश की आवाज बन करके मोदी जी को मजबूर किया है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी और अब आरक्षण की सीमा को 50% के कैप को इनको हटाना पड़ेगा। ये हम लोग कहना चाहिए। प्रदेश में चल रहे पंचायत समिति और निकाय पुनर्गठन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया तो भाजपा ने इसका पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 400 से 500 मतदाता वाली ग्राम पंचायत को पंचायत समिति और निकाय बना दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम ने अपनी अल्पमत वाली सरकार को बचाने के लिए निकाय और पंचायतों की रेवड़ियां बांटी। इसके साथ ही राठौर ने कांग्रेस की ओर से बिना सिर वाले पोस्टर को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या पीएम मोदी को धमकी दी जा रही है। देखिए, गहलोत साहब अपने जमाने को याद कर रहे हैं। गहलोत साहब जो जैसा करते थे ना, उन्होंने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया था, आपको आश्चर्य होगा कि एक पंचायत 500 वोटों की, एक पंचायत 400 वोटों की और एक पंचायत 8000 वोटों की, यानी ये कोई कैसे कर दिया उन्होंने। ऐसी पंचायतें बना दी। कोई वार्ड्स जो बनाए वो वार्ड्स भी इस ढंग से बनाए कि एक वार्ड के अंदर तो 11,000 मतदाता, एक वार्ड के अंदर 600 मतदाता, है ना। ये अव्यवस्थित उन्होंने पंचायतों का और नगरीय निकायों के पुनर्गठन उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए थे। आपको पता है कि उन्होंने जिले भी कैसे बनाए। कोई जिला 1 विधानसभा का, कोई जिला 11 विधानसभाओं का, है ना। कोई अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को देत, ये कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। कोई दूसरा दिखा ही नहीं उनको। अपने उनके लिए बना दिया, खुश करने के लिए। वो अल्पमत की सरकार थी गहलोत साहब की, तो उनको जरूरत थी कि समर्थन के लिए विधायकों को राजी रखना जरूरी था। इन्होंने ऐसे किया, रेवड़ियां बांटी। हमने व्यवस्थित किया। नरेश मीणा को सेशन कोर्ट से एक मामले में राहत मिली है। यूनिवर्सिटी में घूमर कार्यक्रम के दौरान रोड जाम करने से जुड़ा मामला है। इस मामले में आरोपी नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नरेश मीणा को बरी किया। जयपुर महानगर 1 में जज खुशबू परिहार ने आदेश दिए। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा सहित एडवोकेट अब्दुल वाहिद नकवी ने पैरवी की। 5 अगस्त 2004 को गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने सहित अन्य मामलों में नरेश मीणा अभी भी जेल में बंद है। अजमेर के मसूदा में निजी अस्पताल में लापरवाही के आरोपों को लेकर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। मसूदा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न शिक्षक संगठन ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एक निजी अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ की गंभीर लापरवाही के चलते एक शिक्षिका को नुकसान पहुंचा है। मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया गया है। शिक्षकों ने मांग की कि दोषी चिकित्सकों और स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। एक अध्यापिका जो दौलतपुरा प्रथम में कार्यरत थी, मात्र 31 वर्ष की उसकी उम्र है, उसका 3 वर्ष का बेटा है। इलाज के लिए उसके परिजन उसको हॉस्पिटल में ले गए। घोर लापरवाही और संवेदनहीनता हॉस्पिटल के द्वारा दिखाई गई, जिसके कारण से उनकी लापरवाही की वजह से एक अध्यापिका काल का ग्रास बन गई। ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई, उसका परिवार पूरा उजड़ गया, उसके बच्चे की एक माँ चली गई। इस प्रकार के जो संवेदनहीन जो ये हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ सरकार, हमने FIR भी दी है थाने में, उचित कार्रवाई करवाए और इस परिवार को न्याय दिलवाए और भविष्य में किसी भी शिक्षक के साथ में ऐसा अन्याय नहीं हो, इसके लिए माकूल कानून की व्यवस्था सरकार इन हॉस्पिटल के खिलाफ करे। ये निजी अस्पताल है, ये लूटमार करते हैं, RGGS के माध्यम से, OTP के माध्यम से अध्यापकों से अत्यधिक पैसा वसूल करते हैं और उनको नाजायज परेशान करते हैं। डिस्चार्ज करने में भी उस अध्यापिका को जब उनको परिजनों ने कहा कि हमें डिस्चार्ज करवा दो आप, उसके लिए भी उनको दिक्कत आई, सिफारिश करवानी पड़ी और मात्र 2 किलोमीटर क्षेत्रपाल से जनाना हॉस्पिटल जाने के लिए भी
उस हॉस्पिटल ने अवैध रूप से 6,000 रुपये उस एम्बुलेंस का चार्ज किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई इसमें करवाएं। धन्यवाद आपका। कोटा सिटी पुलिस भी अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी प्रवासियों पर कार्यवाही कर रही है। इसके लिए सघन सर्चिंग अभियान होटल और लॉज में चलाया हुआ है। नयापुरा थाना पुलिस ने इसी के तहत बुधवार रात को विवेकानंद सर्किल के आसपास के होटल और लॉज की जांच कर रही थी। इस दौरान एक होटल में संदिग्ध अवस्था में 7 युवतियां और महिलाएं मिली। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन ये संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ सीकर का थाना प्रदर्शन गुरुवार को लगातार 63वें दिन भी जारी रहा। इस बार वकीलों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सीकर कलेक्ट्रेट पर ढोल बजाओ प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर विरोध जताते हुए वकीलों ने कहा कि ये प्रदर्शन गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास है। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। अजीतगढ़ क्षेत्र के डालावाली गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प अब तूल पकड़ चुकी है। घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को फंसाया और घरों में घुसकर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बर्बरता से मारपीट। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता श्याम चौधरी ने किया। इसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीआईडी, सीबी और सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता विरोध जारी रहेगा। 1 अप्रैल को डालावाली डाणी में जो घटना घटी वो पूरे देश और राजस्थान में उस घटना की चर्चा हुई, लेकिन जैसे जैसे वहाँ से पुलिस वालों की संदिग्ध भूमिका आ रही है, जिस तरीके से पुलिस वालों ने वहाँ पे कोई अपराधी, महिपाल नाम का अपराधी था ही नहीं, वो राजस्थान में ही नहीं था, और फिर एक पुलिस के लोग सादा ड्रेस में जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे जो एक शादी समारोह था उसमें महिलाओं और बच्चों के बीच में वो घुसते हैं, वहाँ पे धक्का मुक्की करते हैं। उसके प्रति उत्तर में ग्रामीणों ने आपस में पुलिस वालों से झगड़ा हुआ और उसमें मारपीट हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ पे ग्रामीणों को, चाहे मीडिया के मेरे बंधु हो, पर सिर्फ वहाँ पे ग्रामीणों को दोषी माना, जबकि हम मौके पे गए थे। वहाँ जिस तरीके से पीड़ितों के साथ मारपीट आरएसी के द्वारा, पुलिस के द्वारा की गई, और उसके बाद में जब उनको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, तो आज पुलिस की इतनी बर्बरता पूर्वक वहाँ कार्रवाई हो रही है, लोगों को जेल भिजवाया जा रहा है और वहाँ पे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उन्हीं सब बातों को लेके, क्योंकि उसमें पुलिस ही परिवादी है और पुलिस ही वहाँ पे जांच करने वाली है। तो आज हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने यहाँ पे आए। हमारी मुख्य मांग है कि सीआईडी से, सीबी से या किसी स्वतंत्र एजेंसी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएं, ताकि पुलिस वालों की भूमिका सामने आए और पुलिस वाले उसमें 100% दोषी हैं। उनका जब वो वहाँ पे गए, न वहाँ कोई महिला कर्मचारी थी, और उसके बाद में लोगों को ले जा के रिमांड के नाम पे पिटाई कर रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि आप एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा के, और हम अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहे, जो अपराध किया है उसको दंड मिले, लेकिन निर्दोष लोग नहीं फंसने चाहिए। ये हम सब लोग एक सुर में ये आवाज वहाँ के सारे क्षेत्र की है। और अगर देखिए सरकार को जो फीडबैक दिया गया यहाँ से, चाहे पुलिस के द्वारा और चाहे वहाँ पे उन्होंने अपने स्तर पे जो फीडबैक लिया, वो फीडबैक निश्चित रूप से गलत दिया गया। उनको यही फीड किया गया कि वहाँ पे ग्रामीणों ने वहाँ पुलिस वालों के साथ मारपीट की। लेकिन अभी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिला और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, तब भी हमने उनकी संज्ञान में ये चीज़ दी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक हमारा संघर्ष रहेगा, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े। हम निर्दोष लोगों को नहीं फंसने देंगे, निर्दोष लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पेरी पेरी क्षेत्र में लगातार टाइगर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
देर रात रणथंभौर से सटे शेरपुर गांव के पास भी टाइगर का मूवमेंट रहा तो गुरुवार सुबह होटल ताज सवाई विलास की दीवार के पास शावक नजर आया। रणथंभौर की आरओपीटी रेंज के रेंजर ने बताया कि देर रात बाघिन सुल्ताना के एक शावक का मूवमेंट शेरपुरा गांव के पास बना हुआ था। यही शावक आज सुबह होटल ताज सवाई विलास के पास पहुंच गया, जहां शावक होटल की दीवार के पास बैठ गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। करीब आधे घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद टीम ने शावक को ट्रैक्यूलाइज कर जंगल में छोड़ दिया। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।